हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए क्लासेस देख रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत। ठीक है, कल हमने टॉपिक कंप्लीट किया लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत। आज हमारा टॉपिक है लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत या अभिजन सिद्धांत। ठीक, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आज का हमारा लेक्चर है, जो हमारा टॉपिक है लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत या अभिजन सिद्धांत, इसमें हम क्या क्या देखेंगे, पहले वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें हम अर्थ देखेंगे, उसके बाद अभिजनवाद की त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है ये देखेंगे, इसके समर्थक कौन कौन है, इसकी विशेषताएं क्या क्या है, आलोचना देखेंगे। ठीक है, कि इस सिद्धांत की आलोचना किस आधार पर की गई है। उसके बाद हम इसमें जितने भी हम समर्थक देखेंगे, जो भी इसमें समर्थक देखेंगे, हम हर एक समर्थक को अलग अलग डिस्कस करेंगे। अपने लेक्चर में हर एक समर्थक को हमने अलग अलग डिस्कस करना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्टिंग करते हैं लोग अभिजनवादी सिद्धांत के अर्थ से, कि जो अभिजनवादी सिद्धांत है उसका अर्थ क्या है, या विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत जो है। तो देखिए, विशिष्ट वर्ग से क्या आशय होता है, विशिष्ट वर्ग या अभिजन, इससे अर्थ होता है कि जो किसी भी राष्ट्र की, किसी भी देश की जनसंख्या है, उस जनसंख्या का एक विशिष्ट भाग इसकी क्या होती है, इसकी संख्या कम होती है। ठीक है, केवल एक बहुत छोटा वर्ग होगा जिसकी संख्या कम होगी। ठीक है, विशिष्ट वर्ग होगा, कम संख्या होगी, संख्या तो कम होगी, लेकिन जो हमारी राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं, जो हमारी राजनीति है, उनमें इनका जो महत्व होगा वो अधिक होगा। ठीक है, जितना भी राजनीतिक तंत्र है वो पूरा तंत्र केवल इस विशिष्ट वर्ग में ही सिमटा हुआ होगा। ठीक है, ज्यादातर जो जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, जितने भी सरकारी कार्य हैं, वो सब इस वर्ग से संबंधित होंगे। ठीक है, सत्ता में इसका प्रभावी नियंत्रण रहता है। ठीक, जो ये विशिष्ट वर्ग है, इसके कुछ खास गुण होते हैं, खास गुण होंगे जिनके आधार पर इसको विशिष्ट वर्ग में शामिल किया जाता है। ठीक है, गुण कौन कौन से इसमें होते हैं, खास गुण कौन कौन से होते हैं, जैसे कि इनके पास धन अधिक होगा, ठीक है, बुद्धि अधिक होगी, या सामान्य जनता से इनकी जो योग्यता है वो अधिक होगी, या इनके पास जो धार्मिक अधिकार है, ठीक है, धार्मिक अधिकार इनके पास अलग होंगे, ज्यादा होंगे, अधिक होंगे। तो इस आधार पर इनको विशिष्ट श्रेणी में रखा जाता है। धन कि कोई अमीर व्यक्ति होगा वो विशिष्ट श्रेणी में जाएगा, किसी के पास बुद्धि ज्यादा होगी वो विशिष्ट श्रेणी में जाएगा, योग्यता किसी के पास सामान्य वर्ग से अधिक होगी वो भी विशिष्ट वर्ग में जाएगा, और धार्मिक अधिकार जिसके पास अधिक होंगे। धर्म के मामले में जैसे पादरी होते थे, या जैसे पादरी होते हैं चर्च के, या हमारे यहाँ हमारी जो व्यवस्था है, धार्मिक व्यवस्था, उसमें जैसे कि ब्राह्मणों को माना जाता है, उन्हें विशिष्ट श्रेणी में रखा जाता है। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि जो धार्मिक अधिकार होंगे, जिनके पास धार्मिक अधिकार होंगे, वो भी विशिष्ट श्रेणी में आएंगे। अब देखिए, जो ये विशिष्ट व्यक्ति होते हैं, ये विशिष्ट व्यक्ति क्या होंगे, अपने क्षेत्र में तो ये सर्वोच्च होंगे ही, अपने क्षेत्र में तो ये सर्वोच्च होंगे ही, साथ साथ में ये राजनीतिक गतिविधियों का भी संचालन करते हैं। अपने क्षेत्र में भी सर्वोच्च होंगे और राजनीतिक गतिविधियों का संचालन भी करेंगे। ठीक है, इन्हें अन्य नाम दिया जाता है, शासक वर्ग, या फिर उच्च वर्ग, या फिर श्रेष्ठ जन। ठीक है, इन नामों से भी इन्हें पुकारा जाता है, विशिष्ट वर्ग को। तो देखिए, हमने विशिष्ट वर्ग का अर्थ देखा है। अर्थ में हमने देख लिया है कि जो विशिष्ट वर्ग होगा या जो अभिजन होगा, ठीक है, इसे अभिजनवादी सिद्धांत भी कहा जाता है और लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। उसमें कोई जनसंख्या का कोई एक वर्ग होगा, कोई एक हिस्सा होगा जो कि उसका विशिष्ट भाग कहलाएगा। इसकी संख्या कम होगी लेकिन राजनीतिक गतिविधियों में इसका महत्व अधिक होगा। ठीक है, ये जो विशिष्ट वर्ग है, विशिष्ट किस आधार पर होंगे, इनमें कुछ खास गुण होते हैं, बुद्धि ज्यादा होती है, धन ज्यादा होता है, योग्यता इनकी ज्यादा होती है, धार्मिक अधिकार इनको ज्यादा प्राप्त हुए होते हैं। ठीक है, और ये लोग अपने क्षेत्र में तो विशिष्ट होते ही हैं, अपने क्षेत्र में विशिष्ट होने के साथ साथ ही राजनीतिक गतिविधियों का संचालन भी करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अर्थ तो हमने देख लिया, अब हम देख लेते हैं अभिजनवाद की त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है। अभिजनवाद की त्रिमूर्ति से क्या मतलब है कि वे विद्वान जिन्होंने अभिजनवाद सिद्धांत को स्थापित करने में या बढ़ावा देने में प्रमुख योगदान दिया है। इसमें हमारे जो सबसे पहले आते हैं वो आते हैं जी मोस्का या गायतोनो मोस्का, उसके बाद आता है विल्फ्रेडो पैरेटो, और थर्ड है रॉबर्ट मिशेल्स। ठीक है, इन्हें क्या कहा गया है, इन्हें अभिजनवाद की त्रिमूर्ति कहा गया है। किसे जी मोस्का को, विल्फ्रेडो पैरेटो को, रॉबर्ट मिशेल्स को हमें याद रखना है क्योंकि एग्जाम के लिए हमारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद इसके हम समर्थक देख लेते हैं कि जो लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत है, इसके समर्थक कौन कौन है। तो 3 समर्थक तो यही हो गए। ठीक है, जी मोस्का, विल्फ्रेडो पैरेटो और रॉबर्ट मिशेल्स। इसके साथ साथ सी राइट मिल्स
और जोसेफ शुम्पेटर। सी राइट मीन्स और जोसेफ शुम्पेटर भी, जो ये लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत है, इसके समर्थक हैं। जी मॉस्का, विल्फ्रेडो पेरेटो, रॉबर्ट मिसेस, सी राइट मीन्स और जोसेफ शुम्पेटर। जो हम विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत अपना देखेंगे, लोकतंत्र का विजनवादी सिद्धांत, इसमें इन सारे विद्वानों को हमने कवर करना है। ठीक है, सभी विद्वानों के बारे में देखना है कि इन्होंने विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत के बारे में क्या क्या बताया था, क्या क्या उदाहरणाएं दी थी। अभी हम फिर देख लेते हैं कि जो ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत की विशेषताएं क्या है, विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत की विशेषताएं कौन कौन सी है। इसमें पहली विशेषता होगी कि सीमित वर्ग। सीमित वर्ग कैसे है कि देखिए, जो राजसत्ता है, राजसत्ता पर केवल क्या है, केवल एक छोटे समूह का ही आधिपत्य है, छोटे समूह का ही अधिकार है। धन, योग्यता या फिर धार्मिक अधिकार के आधार पर जो जनसंख्या है, पूरी जनसंख्या में से केवल कुछ ही लोग वैसे होते हैं जिनको विशिष्ट की श्रेणी में रखा जा सकता है। तो इसीलिए इसकी एक विशेषता क्या होगी, सीमित वर्ग होगा। ठीक है, कि इसकी संख्या जो होगी वो बिल्कुल सीमित होगी। दूसरा, स्वहित का मतलब क्या होता है कि देखिए, जो ये विशिष्ट वर्ग होगा, ये जनता को तो दिखाएगा कि वो जनता के लिए शासन कर रहा है। विशिष्ट वर्ग की ये विशेषता है कि वो दिखाने के लिए तो जनता को ये दिखाता है कि हम जो शासन कार्य कर रहे हैं वो शासन जनता के लिए कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में अगर गहराई से उनके जो नीतियां हैं, उनकी नीतियों का अध्ययन किया जाए तो हमें पता चलता है कि वो जो भी शासन कार्य करते हैं उनमें उनका खुद का हित शामिल होता है। वो स्वहित के लिए शासन करते हैं। जो वो शासन में जो नीतियां बनाएंगे, नीतियां बनाने में उन्हें पता होता है कि 5 वर्ष बाद हमें चुनाव का भी सामना करना पड़ता है। तो इसमें वो क्या करते हैं कि देखिए, जो नीतियां बनाएंगे उसमें जनता को तो उन्हें यही दिखाएंगे कि हम जनता के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो किसके लिए कार्य कर रहे होते हैं, अपने हित के लिए कार्य कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर थर्ड है राजसत्ता पर एकाधिकार। राजसत्ता पर एकाधिकार कैसे होगा कि देखिए, जो ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत के विद्वानों का मानना था कि जो राजसत्ता होगी, राजसत्ता पर केवल एक विशिष्ट वर्ग ही शासन करेगा। उसमें ऐसा नहीं है कि कोई गरीब वर्ग का कोई व्यक्ति आएगा और वो शासन प्रणाली में शामिल हो जाएगा। कैसे करेगा कि देखिए, जब चुनाव होते हैं, चुनाव होंगे तो चुनाव में जितने भी नेता होंगे वो सब विशिष्ट वर्ग से होते हैं। ठीक है, नेता जितने होंगे वो सब किससे होंगे, विशिष्ट वर्ग से होंगे। तो मान लीजिए हमने कोई एक दल है, उसको पहले जनता ने चुना था, लेकिन इस बार उसे जनता ने नहीं चुना, उसकी जगह पर दूसरे दल को चुन लिया है। अब जो ये दूसरा दल है, ये भी तो विशिष्ट वर्ग से संबंधित है। इस सिद्धांत के जो समर्थक हैं, उन समर्थकों का कहना था कि जो चुनाव होता है, चुनाव में जो जनता वोट देती है, जनता तो वो वोट ये समझ के देती है कि हम सरकार को बदल रहे हैं, लेकिन जो वो सरकार बदलते हैं वो सरकार भी तो विशिष्ट वर्ग से ही संबंधित होती है। जो सत्ता होती है, सत्ता एक विशिष्ट वर्ग से हटकर दूसरे विशिष्ट वर्ग के पास चली जाती है। ठीक है, और इसीलिए ही ये क्या होता है, सत्ता पर विशिष्ट वर्ग का एकाधिकार होता है। ठीक है, किसी दूसरे वर्ग को वो सत्ता पे काबिज नहीं होने देते। तो ये थी कुछ विशेषताएं थी जो हमने देखी है विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत से संबंधित। अब हम इसके साथ साथ इसमें इसकी कुछ आलोचनाएं भी देख लेते हैं, क्योंकि सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं तो सिद्धांत की आलोचनाएं देखनी जरूरी है। जब विद्वान पढ़ेंगे, विद्वानों की मैं आलोचना आपको भी कवर नहीं करा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि विद्वानों का के हमारे सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, सिद्धांत महत्वपूर्ण है। उनकी आलोचना इस टॉपिक में इतनी जरूरी नहीं है। ठीक है, इनकी आलोचना जरूरी तब होगी जब हम पर्टिकुलर विद्वानों को पढ़ेंगे। ठीक, विद्वानों को जब पढ़ेंगे तो फिर उनके सारे जितने सिद्धांत है, सभी सिद्धांतों की आलोचना एक एक करके हमें देखनी पड़ेगी। अब देखिए, आलोचना के बारे में, आलोचना भी हम इसके किस आधार पर कर सकते हैं। एक तो सीमित सत्ता के आधार पर ही कर सकते हैं। सीमित सत्ता के आधार पर कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पर केवल एक वर्ग ही है, उसी वर्ग का शासन है, जिससे कि जिससे कि सारी जनता के शासन में भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पाती है। जो बहुसंख्यक वर्ग है, बहुसंख्यक वर्ग की शासन में भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पाती है। दूसरा इसमें आएगा कि उत्तरदायित्व लोकतंत्र नहीं। उत्तरदायित्व लोकतंत्र ये कैसे नहीं है कि देखिए, जब जो जनता है, जनता जब व्यक्तियों का चुनाव करती है, ठीक है, जनता जब नेताओं का चुनाव करती है तो चुनाव के समय तो नेता कहते हैं कि हम आपकी सारी आवश्यकताओं की पूरी करेंगे, लेकिन जब उनका चुनाव हो जाता है तो वो जनता की तरफ से मुख फेर लेते हैं। ठीक है, वो केवल अपने हितों पर ध्यान देते हैं। ठीक, जनता में क्या हो रहा है, बहुसंख्यक वर्ग किन परेशानियों से गुजर रहा है, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पर क्या होगा, उत्तरदायित्व लोकतंत्र उनका नहीं है। और अलोकतांत्रिक तो ये है ही। कैसे होगी अलोकतांत्रिक?
अलोकतांत्रिक ऐसे हैं क्योंकि लोकतंत्र में तो क्या कहा जाता है कि शासन में सारी जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है, लेकिन यहाँ पर तो केवल एक सीमित वर्ग ही है जो पूरी सत्ता पर अपना अधिकार जमाए हुए होता है, उसकी तो शासन में भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पा रही है जो बहुसंख्यक वर्ग है, इसलिए ये क्या है, इसलिए ये अलोकतांत्रिक भी है। ठीक है, तो इन आधारों पर इसकी आलोचना की गई है। अब देखिए लोकतंत्र का जो अभिजन सिद्धांत है उसके बारे में हमने देख लिया है कि सिद्धांत क्या है, अर्थ क्या है, उसके समर्थक कौन कौन है, उसकी विशेषताएं क्या है और उसकी आलोचनाएं क्या है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं जो हमारे विद्वान हैं, विद्वानों में एक एक करके हम सभी विद्वानों को देख लेते हैं कि कौन से विद्वान ने क्या सिद्धांत दिया था और उसका महत्व क्या है। देखिए इसमें जो सबसे पहले विचारक है, सबसे पहले विद्वान हम देखते हैं, विचारक या विद्वान हम देखते हैं जी मोस्का या गायतोनो मोस्का। ठीक है, जी मोस्का को हम सबसे पहले देख लेते हैं क्योंकि इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत का जनक कहा जाता है कि ये विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत के जनक हैं। दूसरा, इनकी जो पुस्तक है, इनकी पुस्तक है द रूलिंग क्लास। द रूलिंग क्लास इनकी पुस्तक है जिसके वजह से ये प्रसिद्ध है, जो इनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। जो ये पुस्तक है इसका जो प्रकाशन हुआ था 1896 में तो इतालवी भाषा में हुआ था, इटली के ये विद्वान थे। और दूसरा 1939 में इसका अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ था। हमें याद रखना है जी मोस्का की जो पुस्तक थी, जी मोस्का के पुस्तकों में जो द रूलिंग क्लास है, जो जिसमें उन्होंने लोकतंत्र का विजनवादी सिद्धांत दिया है, उसका जो प्रकाशन हुआ है 1896 में उसका इतालवी संस्करण प्रकाशित हुआ है और 1939 में उसका अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ है। ये अभिजनवाद की त्रिमूर्ति में शामिल है। ठीक है, अभिजनवाद की त्रिमूर्ति में ये शामिल है क्योंकि सबसे पहले इस सिद्धांत की ओर इन्होंने ही अपना ध्यान आकर्षित किया था, लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। ठीक है, विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत के लिए जनक माना जाता है। लोकतंत्र के बारे में इनका कहना था कि देखिए लोकतंत्र का जो प्रचलित अर्थ है, प्रचलित अर्थ से क्या मतलब है, यहाँ पर जनता का शासन, जनता का शासन वह केवल एक भ्रम है। भ्रम है, क्यों भ्रम है? क्योंकि देखिए शासन प्रणाली कोई भी हो, कोई भी से मतलब क्या होगा, चाहे तो वो लोकतांत्रिक हो और चाहे वो तानाशाही हो, शासन प्रणाली कोई भी हो, लेकिन उसमें जो शासन करता है वो एक विशिष्ट वर्ग ही करता है। ये बताया था उन्होंने लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र का जो प्रचलित अर्थ है वो जनता का शासन है, कि लोकतंत्र में भी जनता शासन नहीं करती है। हम कह देते हैं कि जनता शासन कर रही है, ये जनता का शासन है, पर ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में भी जनता शासन नहीं करती है। यह केवल एक भ्रम है, एक मिथक है, एक कानूनी भ्रम है। क्यों भ्रम है? क्योंकि जो शासन प्रणाली है, आप कोई भी शासन प्रणाली ले लीजिए, चाहे वो लोकतांत्रिक ले लीजिए, चाहे वो तानाशाही ले लीजिए, चाहे वो समाजवादी शासन प्रणाली ले लीजिए, सारी शासन प्रणाली में जो शासन करेगा, शासन केवल विशिष्ट वर्ग ही करेगा। उसके बाद इन्होंने अपने सिद्धांत में प्रमुख तथ्य क्या क्या दिए थे वो देख लेते हैं हम। इन्होंने जो समाज है, समाज का जो विभाजन है, समाज का विभाजन इन्होंने दो वर्गों में किया था, दो वर्गों में। पहला शासक वर्ग है और दूसरा शासित वर्ग है। पहले के बारे में इन्होंने, शासक वर्ग के बारे में इन्होंने क्या कहा था कि देखिए ये अल्पसंख्या में होता है, अल्पसंख्या में होता है। दूसरा संगठित होता है, सत्ता के लाभ का आनंद लेता है। शासक वर्ग में क्या होगा कि जो अल्पसंख्यक होंगे, जो कुछ ही लोग होंगे, ठीक है, विशिष्ट वर्ग में केवल कुछ लोग होंगे, थोड़े लोग शामिल होंगे, तो इस वजह से वो क्या होता है, संगठित रहता है। उन्हें पता है कि हम सबके जो हित हैं वो सभी के हित एक समान है, इसीलिए उनमें संगठन की शक्ति ज्यादा पाई जाती है। वो संगठित होते हैं और संगठित होने के कारण ही सत्ता के लाभ का वो आनंद ले पाते हैं। क्यों ले पाते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि हम संगठित हैं और हम सभी के जो अधिकार हैं, हम सभी के जो कर्तव्य हैं वो सब एक समान है। ठीक है, इसलिए वो सत्ता के लाभ का आनंद ले पाते हैं, क्योंकि इकट्ठे रहते हैं, एकत्र रहते हैं, टूटते नहीं है, बिखरते नहीं है। दूसरा जो शासित वर्ग है वो बहुसंख्यक, शासित वर्ग है वो बहुसंख्यक होगा, सामान्य जनता होगी, असंगठित होगा, और इसीलिए जो शासक वर्ग है, शासक वर्ग द्वारा नियंत्रित होता है। संगठन क्या है? संगठन एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है। संगठन, अगर कोई भी वर्ग है, उस वर्ग में अगर संगठन होगा, कोई भी समूह है, अगर समूह संगठित होगा, अगर सबको पता है, अगर सरकार को पता है कि ये जो समूह है, जो समूह संगठित है, तो सरकार भी कोशिश करती है कि केवल संगठित समूहों के पक्ष में जो भी निर्णय बनाए वो संगठित समूहों के पक्ष में हो। लेकिन अगर किसी भी वर्ग में, ठीक है, या किसी भी समूह में संगठन नहीं है, एकत्र नहीं है कोई भी समूह, कोई भी समाज, तो उसमें क्या होता है, उसमें
उस समाज को नियंत्रित, दूसरों के द्वारा नियंत्रित करने की जो प्रवृत्ति है वो ज्यादा पाई जाती है। अब देखिए जो सामान्य जनता है, सामान्य जनता में क्या होगा, करोड़ों की संख्या में लोग होते हैं। अब करोड़ों की संख्या में लोग होंगे तो उनके हित भी आपस में टकराएंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, उनकी जो विचारधाराएं हैं वो भी आपस में टकराएंगी, और इसी के कारण क्या होता है, इसी के कारण वो संगठित नहीं रह पाते हैं, असंगठित हो जाते हैं, और इसी के कारण फिर जो अल्पसंख्यक वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्ग उन पर शासन करता है। ठीक, ये कहना था समाज के दोनों वर्गों के बारे में जी मोस्का का। उसके बाद उन्होंने एक राजनीतिक सूत्र दिया था, ठीक है, राजनीतिक सूत्र दिया था। राजनीतिक सूत्र के बारे में उनका क्या कहना था, इसके बारे में देखिए, राजनीतिक सूत्र के बारे में उनका कहना था कि देखिए ये एक नैतिक और वैचारिक ढांचा है। राजनीतिक सूत्र एक नैतिक और वैचारिक ढांचा है, और ये ऐसा विचार है जिसके माध्यम से जो शासक है वो जनता में विश्वास उत्पन्न करता है कि हम जो आपके ऊपर शासन कर रहे हैं सही है और न्यायपूर्ण है। इसका जो उद्देश्य होता है वो होता है शासक की शक्ति को अधिकार के रूप में स्थापना। अब देखिए उन्होंने अपने राजनीतिक सूत्र के बारे में कहा था कि राजनीतिक सूत्र क्या है, राजनीतिक सूत्र एक ऐसा नैतिक और वैचारिक ढांचा है, ठीक है, एक ऐसा विचार है जिसके माध्यम से जो शासक वर्ग है, शासक वर्ग जनता के मन में ये भाव पैदा करता है, जनता के मन में ये स्थिति पैदा करता है कि जो वो शासन कर रहे हैं वो शासन सही है, न्यायपूर्ण है, ठीक है। जो बहुसंख्यक वर्ग है वो शासित होने के लिए ही पैदा हुआ है, ये भाव वो जनता के मन में पैदा करते हैं, और इस भाव को पैदा करने का जो उद्देश्य होता है वो उद्देश्य क्या है कि इसके माध्यम से वो जो शासक की शक्ति है, शासक की शक्ति की अधिकार के रूप में स्थापना करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि जो हम शासन कर रहे हैं, हमारी जो शक्ति है, हमारी शक्ति, जनता के मन में ये भाव पैदा हो जाए कि हम जो शासन कर रहे हैं हम एक अधिकार के तहत उन पर शासन कर रहे हैं, ठीक है, हमारा ये कर्तव्य नहीं है, हमारा ये अधिकार है कि हम उन पर शासन करें। ये था उनका राजनीतिक सूत्र। अब इस राजनीतिक सूत्र के उन्होंने कुछ प्रकार बताए हैं या रूप बताए हैं। जो ये राजनीतिक रूप पर सूत्र है इसके उन्होंने कुछ प्रकार बताए हैं, चाहे आप प्रकार मान लो या फिर रूप मान लो, कि कुछ ऐसे प्रकार है, कुछ ऐसे रूप हैं जिसके द्वारा जो शासक वर्ग है, शासक वर्ग जनता के मन में यह भाव पैदा करता है कि जो हम आपके ऊपर शासन कर रहे हैं वह शासन सही है, न्यायपूर्ण है। कौन कौन से हैं, एक तो है दैवीय अधिकार। दैवीय अधिकार क्या था, ये प्राचीन काल में प्रचलित था, प्राचीन काल में और मध्यकाल में, ठीक है, प्राचीन काल और मध्यकाल में ये प्रचलित था, जहां जो शासक है, शासक जनता के मन में ये भाव पैदा करता था कि जो शासन की शक्ति है वो उसे ईश्वर से प्राप्त हुई है। एक तो ये हो गया दैवीय अधिकार। दैवीय अधिकार के बाद दूसरा हम देख लेते हैं, दूसरा है लोकप्रिय संप्रभुता। लोकप्रिय संप्रभुता जो वर्तमान समय में प्रचलित है, ठीक है, वर्तमान लोकतांत्रिक प्रणाली है। इस सिद्धांत का मुख्य बिंदु क्या है कि जो सत्ता है वो सत्ता व्यक्ति को जनता की इच्छा से मिली है। ये हो गया दूसरा रूप या दूसरा प्रकार राजनीतिक सूत्र का। तीसरा है राष्ट्रीय हित। इसमें जो राष्ट्रीय हित है या राष्ट्रवाद है, इसमें दावा किया जाता है कि जो शासन किया जा रहा है राष्ट्र हित के लिए किया जा रहा है। तो ये थे राजनीतिक सूत्र के प्रकार। अब देखिए इसमें क्या था कि जो राजनीतिक सूत्र है वो क्या है, वो नैतिक और एक वैचारिक ढांचा है जिसमें ये विचार जनता के मन में पैदा किया जाता है कि जो हम आप शासन वर्ग के द्वारा, जिसमें शासक वर्ग के द्वारा जनता के मन में ये विचार पैदा किया जाता है कि जो हम आपके ऊपर शासन कर रहे हैं वो शासन वैध है, सही है, न्यायपूर्ण है, ठीक है, जिसका उद्देश्य जो शासक है, शासक की जो शक्ति है, शक्ति को जनता के मन में अधिकार के रूप में स्थापित करना था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने राजनीतिक सूत्र के 3 प्रकार बताए हैं, ये रूप बताए हैं। ये रूप कैसे हैं कि ये रूप तय करते हैं या फिर जनता के मन में ये भाव बिठा देते हैं कि जो शासन है, शासन उनके ऊपर जो किया जा रहा है वो वैध है, न्यायपूर्ण है। कौन कौन से रूप है, सबसे पहला उन्होंने दैवीय अधिकार बताया कि जो प्राचीन और मध्यकाल का समय था, प्राचीन और मध्यकाल में जो शासक वर्ग होता था, शासक वर्ग जनता के मन में ये भाव उत्पन्न करता था कि जो हम आपके ऊपर शासन कर रहे हैं वो शासन हमें किससे प्राप्त हुआ है, वो शासन हमें प्राप्त हुआ है ईश्वर से, ठीक है, शासन का जो अधिकार है वो अधिकार हमें ईश्वर से प्राप्त हुआ है। दूसरा फिर है लोकप्रिय संप्रभुता। लोकप्रिय संप्रभुता जो आधुनिक लोकतांत्रिक प्रणाली है हमारी, जिसमें जो जनता है, जनता के मन में शासक वर्ग द्वारा ये इच्छा पैदा की जाती है, ये भाव पैदा किया जाता है कि जो हम आपके ऊपर शासन कर रहे हैं वो हम आपकी इच्छा से ही कर रहे हैं, आपने ही हमें वोट दिया है इसलिए हम आपके ऊपर शासन कर रहे हैं, ठीक है, आप हमें वोट ना देते तो हम आपके ऊपर शासन ना करते। थर्ड है राष्ट्रवाद या राष्ट्रहित। इसमें जो जनता है, जनता के मन में ये भाव पैदा किया जाता है कि जो शासक वर्ग शासन कर रहा है वो राष्ट्रीय हित के लिए और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए आपके ऊपर शासन कर रहा है, ठीक है। तो ये है राजनीतिक सूत्र के प्रकार। अब देखिए
जो ये राजनीतिक सूत्र है, इस राजनीतिक सूत्र की आवश्यकता क्यों होती है? ठीक है, राजनीतिक सूत्र की आवश्यकता क्यों हुई? भैया कोई ना कोई आवश्यकता भी तो होगी ना, जिसकी वजह से जनता के मन में भाव पैदा किया जा रहा है कि हम आपके ऊपर शासन कर रहे हैं, हमें अधिकार मिला हुआ है। ठीक है, तो आवश्यकता हुई थी कि देखिए जो जो जनता है, जनता अगर शासन को वैध नहीं मानेगी, ठीक है, अगर उनकी जो श्रद्धा है, अगर जनता की जो श्रद्धा है वो श्रद्धा शासक वर्ग के प्रति नहीं होगी, ठीक है, जनता के मन में शासक वर्ग के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं होगा, तो इससे क्या होगा, जनता में विद्रोह की संभावनाएं अधिक रहती हैं, विद्रोह की संभावना क्या होगी, अधिक होगी। लेकिन अगर आपने जनता के मन में जो शासन है, अब अभिजन वर्ग का जो शासन है उसे वैध बना दिया, ठीक है, जनता के मन में ये बात बिठा दी कि हम आपके ऊपर जो शासन कर रहे हैं वो शासन वैध है, सही है, न्यायपूर्ण है, तो इससे क्या होगा, इससे जो राज्य है, राज्य में जनता के विद्रोह की संभावना कम हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया है राजनीतिक सूत्र उनका क्या था। राजनीतिक सूत्र के बाद अब हम देख लेते हैं कि उन्होंने शासक वर्ग की भर्ती के बारे में कहा था। ठीक है, शासक वर्ग की भर्ती के बारे में भी कुछ सिद्धांत दिए थे, वो सिद्धांत क्या थे वो देख लेते हैं। अब देखिए, इन्होंने सिद्धांत दिया था शासक वर्ग की भर्ती, अपने सिद्धांत में ही बताया था शासक वर्ग की भर्ती कैसे होगी, की प्रक्रिया क्या होगी। तो इसके बारे में इन्होंने कहा, इनका कहना था कि जो शासक वर्ग है, शासक वर्ग है, शासक वर्ग कोई बंद समूह नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसमें एक बार किसी वर्ग की भर्ती हो गई है तो दोबारा से कोई दूसरा वर्ग इसमें शामिल नहीं हो सकता। शासक वर्ग कोई बंद समूह नहीं है, बल्कि इसमें नए लोगों का लगातार प्रवेश होता रहता है। ठीक है, लगातार प्रवेश होता रहता है, कोई ये बंद समूह नहीं है, एक खुला समूह है। इसमें शासक वर्ग में लगातार नए समूह का प्रवेश होता रहता है। ये नए लोगों का प्रवेश तो होगा, लेकिन इन लोगों की भर्ती का आधार क्या होगा? ठीक है, किसी आधार पर ही नए सब लोगों का प्रवेश होगा। ऐसा नहीं कि कोई भी आ गया मुंह उठा के और आके भर्ती हो गया शासक वर्ग में। उन्होंने भर्ती का आधार बताया कि भर्ती का आधार क्या होगा। तो आधार के बारे में उन्होंने कहा था कि देखिए, जो प्रत्येक युग होता है, ठीक है, प्रत्येक काल होता है, उसमें समाज या व्यक्तियों के खास गुण होते हैं। जो व्यक्ति इन गुणों को प्राप्त कर लेता है, गुण प्राप्त करना, वो शासक वर्ग में शामिल हो जाता है। अब देखिए, इसके बारे में उनका क्या कहना था कि भर्ती का आधार क्या होगा, कि जो हमारे समाज होते हैं, समाज में जो प्रत्येक युग है, प्रत्येक काल है, हर एक काल में व्यक्तियों के और समाज के अपने अलग अलग गुण पाए जाते हैं। जैसे पुराने समय में तो दैवीय अधिकार से राज सत्ता मिलती थी, बाद में चुनाव के आधार पर लोगों को सत्ता मिलने लगी है। ठीक है, तो इसी आधार पर उन्होंने कहा था कि समाज में, हर एक समाज में कुछ ना कुछ चीजें बदलती रहती हैं, नए गुण होते हैं, कुछ खास गुण होते हैं। जो व्यक्ति उन गुणों को प्राप्त कर लेता है, जो व्यक्ति उन गुणों के आधार पर, ठीक है, अपना व्यक्तित्व ढाल लेता है, उन गुणों को प्राप्त कर लेता है, वह व्यक्ति शासक वर्ग में शामिल हो जाता है। अब इन्होंने गुण बताए हैं, वो गुण कौन कौन से हैं, ये एक बार देख लेते हैं कि उन्होंने कौन कौन से गुण बताए हैं। उन्होंने 4 प्रकार के गुण बताए। देखिए, सबसे पहले क्या होता था कि जो सैन्य शक्ति है, सैन्य शक्ति किस काल में आधार था शासक बनने का? प्राचीन काल में। ठीक है, प्राचीन काल या मध्यकाल में। प्राचीन और मध्यकाल में यही था ना कि जिस व्यक्ति के पास सेना ज्यादा होगी वो दूसरे राज्य पर हमला करेगा, हमला करके राज्य को अपने अधीन कर लेगा। या प्राचीन काल, मध्यकाल में इस काल में योद्धा वर्ग का शासन होता था, कि जो व्यक्ति योद्धा होता था, जो व्यक्ति युद्ध कला में निपुण होता था, वो राज सत्ता पर कब्जा कर लेता था। ठीक है, कोई एक अगर राजा है, उस राजा को युद्ध में हराकर वो राज सत्ता पर कब्जा कर लेता था। दूसरा है धन संपत्ति। औद्योगिक युग में, जिसे हम पूंजीवादी युग भी कहते हैं, उसमें क्या होता था, जिस व्यक्ति के पास धन अधिक होगा वो व्यक्ति शासक होगा, शासक वर्ग में शामिल हो जाएगा। थर्ड है ज्ञान और शिक्षा। ये आधुनिक युग है। इसमें जिन व्यक्तियों की बौद्धिक क्षमता अधिक होगी या जिन लोगों के पास में तकनीकी ज्ञान अधिक होगा, जिस युग में ज्ञान और शिक्षा को ज्यादा महत्व दिया जाएगा, जैसे आधुनिक युग है, यहाँ पर लोग शासन कैसे करेंगे? बौद्धिक क्षमता के आधार पर शासन करेंगे या तकनीकी क्षमता के आधार पर शासन करेंगे। फिर आता है धार्मिक स्थिति। धार्मिक स्थिति कैसी होती है? ये कुछ समाजों में पाया जाता है, कुछ समाजों में जैसे रोम है, रोम में जो पोप है, पोप का शासन होता है। ठीक है, जैसे भारत है, भारत में धार्मिक स्थिति किस वर्ग की ज्यादा महत्वपूर्ण है? वो है ब्राह्मण वर्ग। ठीक है, तो जो शासन के जितने भी कार्य हैं, ज्यादातर या जितने भी पद हैं, ज्यादातर पदों पर, ज्यादातर कार्यों में किस वर्ग का प्रतिनिधित्व देखा जाता है? ब्राह्मण वर्ग का प्रतिनिधित्व देखा जाता है। ठीक है, तो ये केवल कुछ समाजों में होता है जहां पर आध्यात्मिक प्रभाव वाले लोग शासन करते हैं।
ठीक है, आध्यात्मिक प्रभाव वाले लोग शासन करेंगे। ये उन्होंने बताया था शासक वर्ग में भर्ती का आधार। किसने? जी मोस्का ने। कितने आधार बताए थे उन्होंने? 4 आधार बताए थे। उनका कहना था कि जो प्रत्येक युग है, प्रत्येक युग में जो समाज है या व्यक्ति है उसमें कुछ खास गुण होते हैं और उन खास गुणों के कारण ही वो शासक वर्ग में शामिल होता है। गुण उसने बताए, सबसे पहला सैन्य शक्ति बताया, सेकंड धन संपत्ति, थर्ड ज्ञान शिक्षा और फोर्थ धार्मिक स्थिति। ठीक है, सैन्य शक्ति प्राचीन काल और मध्य काल में प्रचलित थी जहां पर योद्धा वर्ग शासन करता था। धन संपत्ति औद्योगिक युग में प्रचलित थी जहां अधिक धन वाले लोग शासक वर्ग में शामिल होते थे। ज्ञान और शिक्षा आधुनिक युग में प्रचलित है जहां पर जिन लोगों की बौद्धिक क्षमता अधिक होती है, जिन लोगों का तकनीकी ज्ञान अधिक होता है, वो शासक वर्ग में शामिल होते हैं। और डी धार्मिक स्थिति, जिसमें जो कि कुछ समाजों में प्रचलित है जहां पर आध्यात्मिक प्रभाव वाले लोग जो होते हैं वो शासन करते हैं। ठीक है, वो शासन कार्यों में शामिल होते हैं। फिर इसके बाद उन्होंने भर्ती की बताई है प्रवृत्तियां। ठीक है, कि भर्ती की जो प्रवृत्ति होगी वो प्रवृत्ति कैसे होगी। तो भर्ती की जो प्रवृत्तियां हैं वो कैसी हैं? 2 बताई है उन्होंने। 2 प्रक्रिया उन्होंने इसके लिए बताई है। ठीक है, कि जो भर्ती होती है वो 2 प्रक्रियाओं के माध्यम से होती है। 2 प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहली तो अभिजात प्रवृत्ति। ठीक है, अभिजात प्रवृत्ति। इसमें क्या होता है कि देखिए, जो शासक वर्ग होगा वो अपनी जो शक्ति है उसे अपने वंश या उत्तराधिकारियों उन तक ही सीमित करने का प्रयास करता है और इसे जी मोस्का ने एक बंद व्यवस्था कहा है। ठीक है, अभिजात वर्ग प्रवृत्ति में हम क्या देखते हैं? जो भर्ती प्रक्रिया है, भर्ती प्रक्रियाओं में जो अभिजात प्रवृत्ति है, अभिजात प्रवृत्ति कैसी प्रवृत्ति होगी कि यहाँ जो शासक वर्ग होगा, शासक वर्ग शासन के जितने भी कार्य होंगे उनको या तो अपने वंश के लोगों को देगा या अपने उत्तराधिकारियों को देगा। जैसे कि राजशाही होती है, राजशाही में क्या होता है कि जो राजा है, राजा जो अपना पद देगा, ठीक है, राजा के बाद जो शासन करेगा वो राजा का बेटा शासन करेगा। और यही उन्होंने बताया कि जो अभिजात प्रवृत्ति है, अभिजात प्रवृत्ति वैसी ही होती है कि जो शासक वर्ग है वो अपनी शक्ति को अपने वंश या उत्तराधिकारियों में दे देता है, उत्तराधिकारियों को दे देता है, जो कि एक बंद व्यवस्था है, एक सीमित व्यवस्था है। ठीक, और इससे क्या होता है? इससे सत्ता को बंद करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, बंद व्यवस्था है। दूसरी बताई है लोकतांत्रिक प्रवृत्ति। लोकतांत्रिक प्रवृत्ति कैसी होगी कि इस प्रवृत्ति में जो निम्न वर्ग है, निम्न वर्ग भी अपनी योग्यता के दम पर शासक वर्ग में शामिल हो सकते हैं और इससे समाज में संतुलन बना रहता है। लोकतांत्रिक प्रवृत्ति उन्होंने बताई है कि देखिए, जो समाज की अभिजात प्रवृत्ति है वो तो एक बंद व्यवस्था है, उसमें केवल जो शासन कार्य है, शासन कार्य केवल एक वंश तक ही सीमित रहेंगे। लेकिन जो लोकतांत्रिक प्रवृत्ति है, लोकतांत्रिक प्रवृत्ति वैसी है कि इसमें जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो लोग भी अगर योग्य हैं, अगर उनमें योग्यता है तो वो भी शासक वर्ग में या अभिजात वर्ग में शामिल हो सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब शासन की शक्ति है वो केवल ऐसा नहीं है कि विशिष्ट वर्ग में जो लोग आ गए हैं केवल उन तक ही सीमित है। जो विशिष्ट वर्ग के लोग आ गए हैं, अगर वो अपने वंश के आधार पर शासन शक्ति का बंटवारा कर रहे हैं, ठीक है, शासन शक्ति दूसरे लोगों को सौंप रहे हैं, तो वो बंद व्यवस्था हो गई। लेकिन अगर जो निम्न वर्ग के लोग हैं, निम्न वर्ग के लोगों को भी योग्यता के आधार पर, उनके अंदर योग्यता है, समाज में ये व्यवस्था है कि निम्न वर्ग के लोग भी अभिजात वर्ग में शामिल हो सकते हैं अगर उनके अंदर योग्यता है। तो निम्न वर्ग के लोग योग्यता के आधार पर अभिजात वर्ग में शामिल हो रहे हैं, तो ये क्या है? ये खुली व्यवस्था है, एक बेहतर व्यवस्था है। इससे समाज में सामाजिक संतुलन बना रहता है। ठीक है, जो तानाशाही प्रवृत्ति होगी अभिजात वर्ग की, उसे बढ़ावा नहीं मिलेगा। क्यों बढ़ावा नहीं मिलेगा? क्योंकि अगर अभिजात वर्ग को पता है कि जो शासन है, शासन केवल हमारे उत्तराधिकारियों तक ही जाएगा, हमारे उत्तराधिकारियों से बाहर किसी व्यक्ति को नहीं मिलेगा, तो उससे क्या होगा? उससे उन्हें पता है कि शासन किसी दूसरे व्यक्ति के पास तो नहीं जाएगा, शासक जितने भी होंगे वो हमारे भाई बंधु होंगे। ठीक है, तो इससे उन्हें समाज में तानाशाही प्रवृत्ति को जन्म मिलेगा। ठीक है, वो अपनी मन मर्जी के कार्य समाज में करने लगेंगे। लेकिन अगर उनके मन में ये डर होगा कि कोई दूसरे वर्ग का व्यक्ति भी अपनी योग्यता के आधार पर शासन प्रणाली में शामिल हो सकता है, शासक वर्ग में शामिल हो सकता है, तो उनकी जो तानाशाही प्रवृत्ति होगी उस तानाशाही प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं मिलेगा। उनके अंदर एक डर होगा कि अगर हम कुछ गलत काम करेंगे तो दूसरा व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर शासक वर्ग में शामिल होकर हमारे ऊपर नियंत्रण स्थापित कर सकता है। ठीक है, अब देखिए, इसी के आधार पर फिर उन्होंने कहा था कि जो सत्ता है, जो लोकतांत्रिक प्रवृत्ति है, जिसमें हमने कहा है कि योग्यता के आधार पर लोगों को शासन मिलना चाहिए, तो ये क्या है? एक नवीनीकरण, सत्ता का नवीनीकरण करने की प्रवृत्ति है। ये प्रवृत्ति समाज में क्यों आवश्यक है ये भी उन्होंने बताया। ठीक है, सत्ता का नवीनीकरण करने की आवश्यकता क्यों है ये हम देख लेते हैं। अगर जो सत्ता है, सत्ता अगर बंद व्यवस्था होगी, बंद व्यवस्था अभी हमने देख ली है, बंद व्यवस्था कैसे होगी? जहां जो शासन है, शासन क्या होगा? उत्तराधिकार के आधार पर होगा। तो इससे क्या होगा? जो निम्न वर्ग के योग्य लोग हैं, ये ज्यादा चांस होंगे कि वो लोग क्रांति करेंगे।
क्रांति करेंगे। अगर निम्न वर्ग के कोई योग्य लोग हैं और उन्हें ये दिख रहा है कि जो सत्ता है, सत्ता केवल वंश के आधार पर हस्तांतरित हो रही है, उन लोगों के पास में जिन्हें सत्ता दी जा रही है उनके अंदर योग्यता नहीं है कि वो शासक बन पाए, उनके अंदर ऐसा गुण नहीं है कि वो पूरे राष्ट्र का, पूरे राज्य का काम संभाल पाए, तो इससे क्या होगा, जो निम्न वर्ग के जो योग्य लोग होंगे, जिनके अंदर योग्यता होगी, जिनके अंदर बुद्धि होगी, उनकी क्रांति करने की संभावनाएं ज्यादा होती है। ठीक, इसके बाद अगर जो सत्ता है वो एक खुली व्यवस्था होगी, खुली व्यवस्था मतलब लोकतांत्रिक प्रणाली से योग्य लोगों का चुनाव किया जाएगा, तो उससे क्या होगा कि समाज में अव्यवस्था की या क्रांति की जो संभावनाएं हैं वो संभावनाएं कम हो जाएगी, क्योंकि समाज में एक संतुलन बना रहेगा। जो संतुलन कैसे बना रहेगा कि जो योग्य लोग हैं, योग्य लोग सत्ता में शामिल होते रहेंगे और उनको पता चलता रहेगा कि जो हमारी योग्यता है, हमारी योग्यता को कुछ महत्व प्रदान किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल एक वर्ग के लोग ही शासन कर रहे हैं, बल्कि सभी योग्य लोगों को उनकी योग्यता के आधार पर महत्व दिया जा रहा है शासक वर्ग के द्वारा, और इसी से क्या होगा, इसी से क्रांति की संभावनाएं कम होगी और जो समाज है, समाज में संतुलन बना रहेगा। तो यहाँ हमारा किसका, जी मोस्का का सिद्धांत, जो उन्होंने अभिजनवाद का सिद्धांत दिया था, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इनकी बुक भी इंपॉर्टेंट है, इनका जो सिद्धांत है, सिद्धांत भी इंपॉर्टेंट है। ये इन्हें अभिजनवाद की त्रिमूर्ति में शामिल किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेते हैं हमारे जो दूसरे विचारक हैं जो इनके बाद के हैं, जिन्होंने अभिजनवाद का सिद्धांत दिया था, वो है विल्फ्रेडो पैरेटो। ठीक है, विल्फ्रेडो पैरेटो को हम देख लेते हैं। विल्फ्रेडो पैरेटो, इनकी जो पुस्तक है वो है द माइंड एंड द सोसाइटी, द माइंड एंड द सोसाइटी। इनके भी 2 संस्करण प्रकाशित हुए हैं। पहला संस्करण इनका कौन सा था, इतालवी संस्करण था। ठीक है, पुस्तक का जो इतालवी संस्करण है वो कब प्रकाशित हुआ, 1916। ठीक है, 1916 में प्रकाशित हुआ, और जो अंग्रेजी संस्करण है वो 1935 में प्रकाशित हुआ। अब देखिए, जो विल्फ्रेडो पैरेटो है, उन्होंने जो अभिजनवाद का सिद्धांत दिया था, उनका अभिजनवाद का जो सिद्धांत है वो समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र दोनों ही जो विषय हैं, जो दोनों ही सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ये सिद्धांत किस लिए दिया था, इन्होंने ये सिद्धांत दिया था समाज की संरचना के बारे में, कि जो समाज की संरचना है वो कैसी है और वो किस प्रकार से कार्य करती है। ठीक है, तो इसलिए जो इनका ये सिद्धांत है, ये समाजशास्त्र के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है और ये राजनीति शास्त्र के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। अपने सिद्धांत में जो समाज की संरचना है, इसमें इन्होंने तर्क दिया था कि जो समाज है वो समान कभी नहीं हो सकता, उसमें हमेशा ऊंच नीच की जो प्रवृत्तियां हैं वो हमेशा बनी रहती हैं। ऊंच नीच, अमीर गरीब, ये जो प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्तियां समाज में हमेशा बनी रहती हैं। और अपने सिद्धांत में इन्होंने बताने का प्रयास किया था कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र की जो हमने आदर्श व्यवस्था की है, ठीक है, आदर्श व्यवस्था बना दी है, वो काम कैसे करता है, लोकतंत्र का जो आदर्श है वो समाज में कैसे काम करता है। उन्होंने ये सिद्धांत क्यों दिया, सिद्धांत उन्होंने दिया था कि देखिए, वो ये साबित करना चाहते थे कि जो समाज है, समाज में शासन प्रणाली, वही जो जी मोस्का ने बताया था, शासन प्रणाली कोई भी हो, लेकिन सत्ता हमेशा अल्पसंख्यक के पास होगी। ठीक है, कि आप कोई भी शासन प्रणाली अपना लीजिए, लेकिन हर एक शासन प्रणाली में जो सत्ता है, सत्ता अल्पसंख्यक वर्ग के पास होगी, बहुसंख्यक वर्ग के पास सत्ता नहीं होगी। अब हम देख लेते हैं इनके सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, इन्होंने कौन कौन से तथ्य दिए थे अपने सिद्धांत में। तो देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने जो समाज है, समाज का इन्होंने 2 भागों में विभाजन किया है। कौन कौन से भाग, नंबर एक है अभिजात वर्ग और दूसरा है गैर अभिजात वर्ग। मोस्का ने किस आधार पर किया था, मोस्का ने किया था शासक और शासित के आधार पर, और इन्होंने किया है अभिजात वर्ग और गैर अभिजात वर्ग के आधार पर। ठीक, अभिजात वर्ग क्या होगा, अभिजात वर्ग समाज का अल्पसंख्यक समूह होगा। ठीक है, अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ होगा, और इसका भी इन्होंने 2 श्रेणियां बताई है। ठीक है, 2 श्रेणियों में इसका भी इन्होंने विभाजन किया है। कौन कौन सी श्रेणियां हैं, नंबर 1 तो है शासक अभिजात और दूसरी है गैर शासक अभिजात। मतलब इन्होंने जो अभिजात वर्ग है, जो विशिष्ट वर्ग है, विशिष्ट वर्ग के भी 2 वर्ग बता दिए हैं। पहला तो इन्होंने पहले आधार पर तो इन्होंने बताया अभिजात वर्ग और गैर अभिजात वर्ग की एक विशिष्ट वर्ग है और एक गैर विशिष्ट वर्ग है। ठीक है, एक बहुसंख्यक है और एक अल्पसंख्यक वर्ग है। अब जो ये अल्पसंख्यक वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्ग में भी इसने 2 श्रेणियां बता दी है अभिजात वर्ग में भी। कौन सी, एक तो अभिजात वैसा है जो शासक अभिजात है, ठीक है, जो शासन कार्य कर रहे हैं, और एक ऐसा अभिजात वर्ग है जो गैर शासक अभिजात है। ठीक है, कि वो अभिजात वर्ग तो है, बहुसंख्यक तो है, लेकिन वो शासक कार्यों में शामिल नहीं होता है। शासक अभिजात वर्ग कैसा होगा, ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता पर नियंत्रण रखेगा।
ठीक है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता पर इसका नियंत्रण होगा। और जो ये अभिजात वर्ग है इसका सत्ता पर नियंत्रण नहीं होगा। ठीक है, ये प्रभावशाली तो होगा लेकिन इसका सत्ता पर नियंत्रण नहीं होगा, प्रत्यक्ष नियंत्रण सत्ता पर नहीं होगा। तो ठीक है, देखिए इन्होंने जो अभिजात वर्ग है, अभिजात वर्ग के बारे में इन्होंने कहा था कि जो अभिजात वर्ग है वो एक अल्पसंख्यक समूह है, कम लोगों का समूह होता है। और ये लोग कैसे होते हैं, ये लोग अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ होते हैं। ठीक है, इस अभिजात वर्ग को भी इन्होंने दो श्रेणियों में विभाजित किया है, एक शासक अभिजात, एक गैर शासक अभिजात। शासक अभिजात ऐसा होगा जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिसका सत्ता पर नियंत्रण स्थापित होगा। गैर शासक अभिजात वर्ग होगा जिसमें लोग प्रभावशाली तो होंगे लेकिन सत्ता पर उनका नियंत्रण स्थापित नहीं होगा। इस क्षेत्र में इसमें तो हम नेताओं को शामिल कर सकते हैं शासक अभिजात में, और गैर शासक अभिजात में हम शामिल कर सकते हैं कि जैसे कुछ वैज्ञानिक होते हैं, जो जैसे कुछ डॉक्टर होते हैं। ठीक है, कला के साथ क्षेत्र में कुछ लोग होते हैं जो अभिजात तो होते हैं लेकिन जो सत्ता है सत्ता पर वो नियंत्रण नहीं रखते हैं। दूसरा इन्होंने गैर अभिजात वर्ग बताया। गैर अभिजात वर्ग क्या होगा, वो बहुसंख्यक वर्ग है। इसके पास न तो कोई खास योग्यता होती है और न ही ये सत्ता में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता है। ठीक है, ना तो सत्ता होती है ना इसके पास कोई विशेष योग्यता होती है। इसकी जो शासन व्यवस्था है, ठीक है, शासन व्यवस्था में जो इसकी भागीदारी होगी वो नगण्य होगी। ठीक है, भागीदारी इसकी कोई नहीं होगी और ये शासक वर्ग द्वारा शासित होता है। पता ही है हमें कि जो बहुसंख्यक वर्ग है वो किसके द्वारा शासित होता है, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक वर्ग के द्वारा शासित होता है या फिर शासक वर्ग के द्वारा शासित होता है। गैर अभिजात वर्ग बहुसंख्यक होगा, देश की ज्यादा जनता होगी, किसी भी राज्य की ज्यादा जनता होगी, उनके पास ना तो ज्यादा योग्यता होगी ना उनका सत्ता पर कब्जा होगा और इसीलिए जो शासन व्यवस्था है, शासन व्यवस्था में उनकी जो भागीदारी होती है वो नगण्य होती है, बिल्कुल शून्य के लगभग होती है। उसके बाद जो शासक वर्ग है, शासक वर्ग क्या करता है, उन पर शासन करता है। ये वर्ग शासक वर्ग द्वारा शासित होता है। अब हम देखते हैं कि इन्होंने जो अभिजनों का परिभ्रमण सिद्धांत एक दिया था। अभिजनों का परिभ्रमण सिद्धांत क्या था, ठीक है, किसने दिया है, विल्फ्रेडो पैरेटो ने दिया। इस सिद्धांत का मतलब क्या था, इस सिद्धांत का अर्थ क्या था, तो उनका मानना था कि देखिए जो समाज है, समाज में जो सत्ता है वो स्थायी नहीं रहती बल्कि वह लगातार घूमती रहती है। ठीक है, लगातार वर्गों में घूमती रहती है। कैसे घूमती रहती है, चक्र की तरह घूमती रहती है। कि जो समाज है, समाज में जो सत्ता है वो स्थायी नहीं होती बल्कि वो लगातार चक्र की तरह घूमती रहती है। कैसे घूमती रहती है ये देख लेते हैं। इसमें इन्होंने एक टर्म दी थी अपने इस सिद्धांत में कि जो इतिहास है वो कुलीन वर्ग का कब्रिस्तान है। इतिहास के बारे में उनका कहना था कि देखिए जो इतिहास है, इतिहास में बहुत सारे ऐसे कुलीन वर्ग हुए हैं जो आए और चले गए। बहुत से ऐसे कुलीन वर्ग थे इतिहास में जो सत्ता में आए, सत्ता पर अपना अधिकार किया, शासन सत्ता संभाली और उसके बाद वो चले गए। ठीक है, दफन हो गए। इसीलिए इन्होंने ये टर्म हमारे एग्जाम में आती है कि जो इतिहास कुलीन वर्ग का कब्रिस्तान है, ये किसने कहा था। तो हमें याद रखना है कि इतिहास को कुलीन वर्ग का कब्रिस्तान किसने कहा था, विल्फ्रेडो पैरेटो ने कहा था। क्यों कहा था उन्होंने कुलीन वर्ग का कब्रिस्तान, उनका कहना था कि देखिए हमारा जो इतिहास है ये गवाह है कि जो भी वर्ग सत्ता में आया है उसका अंततः पतन हुआ है, आखिरकार उसका पतन हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि कोई जो एक शासक वर्ग है वो पुराने प्राचीन समय से लगातार उसकी सत्ता चलती आ रही हो, लगातार वो सत्ता पर काबिज हो, ऐसा तो नहीं है ना। ठीक है, हर एक समय में, हर एक काल में जो सत्ता है, सत्ता का परिवर्तन होता रहा है। इतिहास इस बात का गवाह है कि जो भी वर्ग सत्ता में आया उसका अंत में पतन हुआ है और कोई भी वर्ग जो है वो लगातार अपनी श्रेष्ठता बनाए नहीं रख सका। हम अपने भारत के ही जो इतिहास है उसी से समझ लेते हैं कि देखिए हमारे भारत में एक समय था जब मौर्य युग आया, बहुत शक्तिशाली युग था। ठीक है, मौर्य युग के जो शासक थे वो सत्ता में थे और उनकी सत्ता वैसे थी, बहुत केंद्रीकृत सत्ता थी, बहुत शक्तिशाली सत्ता थी। ठीक है, लेकिन उनका पतन हुआ मौर्यों के बाद में। फिर हम मध्यकाल में देख लेते हैं, जो मुगल शासक था, मध्यकाल में मुगल शासक बहुत शक्तिशाली सत्ता थी, बहुत शक्तिशाली शासक रहे हैं मुगल काल के, लेकिन उसका भी पतन हुआ। उसके बाद फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों का अधिकार रहा भारत पर, लेकिन उसका भी पतन हो गया। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि इतिहास कुलीन वर्ग का कब्रिस्तान है और ये इतिहास गवाह है कि जो सत्ता है, सत्ता का अंततः पतन हुआ है। कोई भी वर्ग लगातार अपनी श्रेष्ठता बनाए हुए नहीं रख सकता है। ये तो एक टर्म थी इसकी। दूसरा इसी सिद्धांत में इन्होंने कहा था शेर और लोमड़ी की नीति बताई थी। ठीक है, शेर और लोमड़ी की नीति। शेर और लोमड़ी की नीति इसमें कैसे बताई थी, शेर को तो उन्होंने, शेर किस चीज का प्रतिनिधित्व करता है, शेर प्रतिनिधित्व करता है साहसी,
सीधे और बल प्रयोग में विश्वास करने वाले लोगों का। ठीक है, ये शेर और लोमड़ी की नीति हम आगे भी देखेंगे, इसलिए मैं पहले ही बता रही हूँ, जहां मैं शेर कहूंगी आपको समझ जाना है कि जो शेर है, शेर किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। ये ऐसे वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जहां लोग साहसी हो, सीधे हो और बल प्रयोग में विश्वास करते हो। ठीक है, कि मतलब वो कूटनीतिक नीतियां ना जानते हो, वो सिर्फ क्या करें, उन्हें अगर कोई चीज बुरी लग रही है तो उसके साथ झगड़ा करे, झगड़ा करके अपनी बात मनवा ले। ठीक है, लड़ाई झगड़ा करके अपनी बात मनवा ले। बल प्रयोग पर इनका विश्वास था। शेर जो प्रतिनिधित्व करेगा वो कैसे लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा, साहसी, सीधे और बल प्रयोग वाले लोगों का। जो लोमड़ी है, लोमड़ी को उन्होंने कहा कि ये चालाक होती है, कूटनीति में माहिर होती है, हेर फेर में माहिर होगी। ये किसकी प्रतीक है, चालाक, कूटनीतिज्ञता की प्रतीक है, हेर फेर की प्रतीक है, बुद्धि और समझौतों की प्रतीक है। जबकि शेर जो है वो साहसी, सीधे और बल प्रयोग वाले लोगों का प्रतीक है। तो जहां भी शेर और लोमड़ी आएगा, आपको बस अपने दिमाग में ये ध्यान रखना है कि शेर कैसे लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा और लोमड़ी जो है वो कैसे लोगों का प्रतिनिधित्व करेगी। ठीक, इसमें इन्होंने आदर्शवादी, जो आदर्शवादी लोग होते हैं, आदर्शवादी लोगों को शामिल किया है, रूढ़िवादी और क्रांति के समर्थक जैसे जो लोग होंगे। शेर कैसे लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा, जो आदर्शवादी होंगे, रूढ़िवादी होंगे और क्रांति का समर्थन करेंगे। जबकि लोमड़ी वाले जो लोग हैं वो लोमड़ी किनका प्रतीक करते हैं, लोमड़ी नेताओं के प्रतीक है। शासन प्रणाली में जो नेता होते हैं उनकी प्रतीक होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो नेता होंगे वो चालाक भी होते हैं, कूटनीतिज्ञ भी होते हैं, हेरफेर करने में भी माहिर होते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं कि इन्होंने जो परिभ्रमण का चक्र बताया था, ठीक है, परिभ्रमण का सिद्धांत पढ़ रहे हैं हम इन्होंने, तो परिभ्रमण का इन्होंने एक चक्र बताया था कि ये चक्र कैसे चलता है और कैसे ये चक्र काम करता है। चक्र कैसे चलेगा कि देखिए, मान लीजिए कोई शासक है, वो चालाक तो है लेकिन साहसी नहीं है। तो क्या होगा कि अगर कोई शासक चालाक है, साहसी नहीं है, जो निम्न वर्ग है, निम्न वर्ग क्रांति करेगा और क्रांति करके वो क्या करेगा, सत्ता में आने का प्रयास करेगा। यहाँ जो ये निम्न वर्ग है, ये निम्न वर्ग किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, शेर का। उसके बाद जो ये शेर है, ये क्या करते हैं, कूटनीति का सहारा लेते हैं, और कूटनीति करना किसका काम है, लोमड़ी का काम है। उसके बाद इससे क्या होगा, नए शेरों का उदय होता है। बाद में क्या है, बाद में जो शासक है, शासक फिर चालाक रहता है लेकिन साहसी नहीं बन पाता। अब देखिए चक्र कैसे काम, जब शासक है, शासक केवल चालाक तो हो, चालाकी की नीति तो वो अपना रहा हो, कूटनीति तो वो कर रहा हो, लेकिन जब संकट का समय देश पर आए, कोई युद्ध हो या कोई ऐसी परिस्थिति हो जिसमें कि राजा से अपेक्षा की जाती है कि वो साहसी बनकर दिखाए, वैसे समय में वो साहस नहीं दिखाता है, वैसे समय में वो चुप रहता है, साहस नहीं दिखाता है। तो उससे क्या होगा, उससे जो निम्न वर्ग है, निम्न वर्ग के लोगों में ये धारणा उत्पन्न हो जाएगी कि जो शासक है हमारा, वो शासक क्या कर रहा है, वो शासक जो बाहरी खतरे हैं या फिर जो युद्ध है, इस तरह की जो परिस्थितियां, इस तरह की परिस्थितियों में हमारा प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता है, नहीं कर सकेगा। वो केवल कूटनीति का सहारा ले रहा है। कूटनीति का सहारा किस लिए ले रहा है, अपनी शासन सत्ता को बचाए रखने के लिए। इससे जो समाज है, समाज में निम्न वर्ग के जो लोग होते हैं, उन लोगों में क्रांति की भावना पैदा होती है, और क्रांति की भावना जब पैदा होगी तो वो सत्ता में आने का प्रयास करेंगे। क्रांति करके वो सत्ता में आ भी जाते हैं, और सत्ता में आने के बाद वो क्या बन जाते हैं, शेर। ठीक है, क्योंकि हमने देखा है कि क्रांति जो है किसका बल प्रयोग, किसका प्रतिनिधित्व करता है, शेर का। फिर जो ये शेर है, ये सत्ता में आ गया, चक्र यहाँ पर आ गया शेर के पास में, तो शेर क्या करेगा, कूटनीति का सहारा लेने का प्रयास करेगा कि बल प्रयोग तो उसके पास है ही, लेकिन इसके साथ साथ वो क्या करेगा, कूटनीति का सहारा लेने का प्रयास करेगा, लोमड़ी बनने का प्रयास करेगा। जब वो फिर कूटनीति, अपना बल जो है, अपने बल को त्याग कर कूटनीति का सहारा लेने की कोशिश करने लगता है, उससे फिर दोबारा से नए शेरों का उदय होता है। जैसे यहाँ उसने कूटनीति का सहारा लिया था, नए शेरों का उदय हुआ था, वैसे यहाँ जो शेर है, शेर लोमड़ी बना है, और लोमड़ी बनने के बाद में नए शेरों का उदय हुआ है। फिर नए शेरों का उदय होगा, फिर शासक जो है वो दूसरे शेरों के पास चला जाएगा। तो इसी तरीके से क्या होगा, इसी तरीके से जो ये चक्र है, ये चक्र लगातार चलता रहता है। परिभ्रमण का चक्र हमने देख लिया है। अब हम देख लेते हैं परिभ्रमण की प्रकृतियां। उन्होंने कुछ परिभ्रमण की प्रवृत्तियां बताई है उन्होंने परिभ्रमण की, वो क्या क्या होंगी। इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो होगा संयोजन का विशिष्ट तत्व, संयोजन का तत्व। ठीक है, संयोजन का तत्व कैसे होगा कि जो नए प्रयोग होंगे, शासन व्यवस्था में नए प्रयोग होंगे, नए प्रयोगों में चालाकी दिखाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, कि समाज में लोगों में कैसे होगी, चालाकी दिखाने की प्रवृत्ति होगी। और ये प्रवृत्ति कैसी होती है, लोमड़ी की प्रवृत्ति होती है। चालाकी कौन दिखाता है, लोमड़ी दिखाता है। ठीक है, दूसरा है समूह स्थायित्व का तत्व, समूह के स्थायी रहने का तत्व। इसके बारे में इन्होंने कहा था कि देखिए, जो समाज है, समाज में पूर्ण लोकतंत्र कभी नहीं आता। यदि कोई एक अभिजन समूह गिरता है या उसकी सत्ता गिरती है, तो उसके स्थान पर जनता द्वारा
दूसरा अभिजन समूह चुन लिया जाता है। जनता जो है, जनता सामान्य वर्ग के पास नहीं आई बल्कि अभिजन समूहों के पास में ही चली गई। इसमें जनता जो है, जनता क्या है, केवल शासक बदलने का माध्यम है। ठीक है, शासक बदलने का माध्यम है जनता। तो ये प्रवृत्तियां बताई थी उन्होंने किसकी, परिभ्रमण की प्रवृत्तियां उन्होंने बताई थी। परिभ्रमण का सिद्धांत हमने समझ लिया, डीपली समझ लिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि इन्होंने लोकतंत्र की आलोचना भी की थी। किन आधारों पर इन्होंने लोकतंत्र की आलोचना की थी वो हम देख लेते हैं। ठीक है, इन्होंने लोकतंत्र को एक भ्रम माना था। इन्होंने लोकतंत्र को एक भ्रमित करने वाला आदर्श माना था। और ये आदर्श इन्होंने किन आधारों पर माना था वो आधार हम देख लेते हैं कि किन आधारों पर इन्होंने लोकतंत्र को एक भ्रमित करने वाला आदर्श माना था। ठीक है, सबसे पहला आधार इसमें क्या होगा, इन्होंने लोकतंत्र को एक लोकतांत्रिक ढोंग कहा था। ढोंग क्यों कहा है, क्योंकि देखिए उनका मानना था कि जो सत्ता है, सत्ता तो जनता, लोकतंत्र का क्या अर्थ है या लोकतंत्र का उद्देश्य क्या है, लोकतंत्र का उद्देश्य है कि जो जनता है शासन कार्य में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। ठीक है, शासन कार्यों में जितनी जनता की भागीदारी होगी, ठीक है, समान बराबर की भागीदारी होगी। लेकिन अगर हम एक्चुअल में देखें, अगर हम वास्तविकता में देखें तो वास्तविकता में क्या होता है कि जो शासन होता है, शासन केवल अभिजात वर्ग के पास होता है। चुनाव के नाम पर हम जनता को संतुष्ट कर देते हैं कि आपको अपना शासक चुनने का अधिकार है, लेकिन शासक वो किस वर्ग से चुन रहे हैं, शासक भी तो वो विशिष्ट वर्ग से ही चुन रहे हैं, ऐसे वर्ग से ही चुन रहे हैं जो कि एक अमीर वर्ग है, धनी वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या कहा था कि जो ये आप लोकतंत्र की बात कर रहे हो, ये लोकतंत्र केवल एक ढोंग है और कुछ नहीं है। ठीक, दूसरा इन्होंने कहा था कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है इसमें शासन कौन करता है, लोमड़ियां करती है। लोमड़ियां कौन होगी, लोमड़ियां शासक होगी, क्योंकि शासक कौन होते हैं, शासक चालाक भी होते हैं, चतुर भी होते हैं, हेर फेर करने में भी माहिर होते हैं। तो लोकतंत्र में जो शासन होगा, शासन कौन करते हैं, लोमड़ियां करती हैं, लोमड़ियों का शासन होगा। जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में धनतंत्र का प्रभाव है कि जो धनी व्यक्ति होंगे, धनी व्यक्ति जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें, जो शासन व्यवस्था में जो नीतियां निर्माण की जाती है, ठीक है, नीतियां निर्माण की जाएगी, उन नीति निर्माणों पर धनतंत्र का प्रभाव होता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा आशंका रहती है, बहुत ज्यादा अपेक्षा रहती है कि जो सरकार नियम कानून बना रही है उन पर जो धनिक लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, अमीर लोगों का प्रभुत्व हो। और प्रभुत्व कैसे होता है कि क्योंकि देखिए जो अमीर लोग होते हैं, अमीर लोगों का राजनीतिक लोगों के साथ में, जो नेता लोग होते हैं उनके साथों में उनका गठबंधन होता है। और इसी गठबंधन के फलस्वरूप वो क्या करते हैं, वो अपने जो हित हैं, अपने हित में फैसले लेना शुरू करवा देते हैं सरकार में। और इससे जो सामान्य जनता है, सामान्य जनता के हित जो है वो पीछे छूट जाते हैं। ठीक है, तो इस तीसरे आधार पर उन्होंने आलोचना की है लोकतंत्र की। फिर फोर्थ है जन समूह की तर्कहीनता। जन समूह की तर्कहीनता कैसे होते हैं, तो देखिए इस बारे में जो विल्फ्रेडो पैरेटो है, विल्फ्रेडो पैरेटो का कहना था कि देखिए जो अधिकांश जनता होती है, अधिकांश जनता में जो मानवीय क्रियाएं होती हैं वो तार्किक नहीं होती है, तर्क के आधार पर उन्हें सही नहीं ठहराया जा सकता है। वो जो मानवीय क्रियाएं होगी वो कैसे होगी, वो केवल मनुष्य के संवेगों पर आधारित होगी। ठीक, लोगों में अंधविश्वास होगा, ठीक है, नई जो रूढ़िवादी प्रथाएं होंगी, अंधविश्वास होगा, ये सारी चीजें जनता में होती है। इससे जो जनसमूह है वो तर्कहीन हो जाता है। और इसी से फिर क्या होता है कि जो नेता होते हैं, नेता इन भावनाओं का फायदा उठाते हैं, जनता के अंधविश्वासों का फायदा उठाते हैं और जो निर्णय होते हैं, निर्णय अपने पक्ष में कर लेते हैं। ठीक है, राज शासन प्रणाली में जो भी निर्णय लिए जाएंगे उन निर्णयों को वो अपने पक्ष में कर लेते हैं जनसमूह की तर्कहीनता का फायदा उठाकर। ठीक, और इसीलिए उन्होंने लोकतंत्र के बारे में कहा था कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र शासकों को बदलने का शांतिपूर्ण तरीका है, ना कि जनता की शक्ति। इसी के बारे में उन्होंने कहा था। फिर लोकतंत्र के बारे में जब उन्होंने आलोचना की तो उन्होंने लोकतंत्र के बारे में कहा था कि जो लोकतंत्र है वो केवल शासकों को बनने का वो केवल शासकों को बदलने का एक तरीका है। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि जनता को शक्ति मिल गई है शासन कार्य करने की। ठीक है, जनता के शासन में भागीदारी सुनिश्चित हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, इसके बाद उन्होंने दिया था अवशेष और व्युत्पत्ति का सिद्धांत, जो अपना सिद्धांत है, ठीक है, अभिजनवादी सिद्धांत है, उसमें उन्होंने अवशेष और व्युत्पत्ति दो टर्म यूज की है। वो देख लेते हैं कि वो क्या है। देखिए अवशेष और व्युत्पत्ति के बारे में उनका मानना था, उनका कहना था कि जो अभिजन वर्ग है, अभिजन वर्ग सत्ता कैसे बनाए रखते हैं। ठीक है, ये ऐसी प्रणालियां हैं, ये ऐसी उन्होंने चीजें बताई हैं, दो बातें ऐसी बताई हैं जिससे कि ये तय होता है, ये पता चलता है कि जो शासक वर्ग है अपनी सत्ता किस प्रकार से वो बनाए रखते हैं। ठीक है, इसमें पहले हम अवशेष देख लेते हैं। अवशेष से क्या अर्थ होता है। ठीक है, अवशेष क्या है, अवशेष मूल मानव की भावनाएं होती हैं और इसमें जो अभिजन वर्ग है, अभिजन वर्ग में चालाकी और, ठीक है, चालाकी वर्ग दोनों पाए जाते हैं।
कि मानव के अंदर जो मूल भावनाएं होती हैं, उन मूल भावनाओं में जो अभिजन वर्ग है, अभिजन वर्ग के पास चालाकी भी पाई जाती है और बल भी पाया जाता है। ठीक है, व्युत्पत्ति क्या होगा कि जो अभिजन वर्ग है, जब उसमें दोनों भावनाएं पाई जाएगी, चालाकी भी पाई जाएगी, बल भी पाया जाएगा, तो ये एक तर्क देते हैं या एक बहाना बनाते हैं कि जो वो जनता पर शासन कर रहे हैं वह शासन वैध है, सत्ता को सही ठहराने का प्रयास। ठीक है, अशेष और व्युत्पत्ति के बारे में उनका कहना था कि जो मूल भावनाएं हैं, मानव की जो मूल भावनाएं हैं, उनमें चालाकी भी पाई जाती है और बल भी पाया जाता है। इसमें से जो अभिजन वर्ग है, अभिजन वर्ग ऐसा वर्ग होता है जो चालाक भी होता है और जिसके पास शक्ति भी होती है, बल भी होता है। ठीक, इसी आधार पर ये क्या करता है, ये एक बहाना बनाता है, ये एक तर्क देता है सामान्य जनता को कि जो वो शासन कर रही है, शासन प्रणाली में शामिल है, वो सत्ता को सही ठहराने का प्रयास है। ठीक है, वो सत्ता को वैध बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, आज जो हमने देखा है, आज हमने देख लिया है लोकतंत्र का जो विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत है, उस विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत देखा है, उससे संबंधित जो दो महत्वपूर्ण विचारक है, जो महत्वपूर्ण विद्वान है, उन दोनों विद्वानों को हमने देख लिया है। कल हम देखेंगे रॉबर्ट मिशेल्स को। ठीक है, रॉबर्ट मिशेल्स को, और उसके बाद जो एक दो विद्वान है, उन विद्वानों को भी हम साथ में कवर करेंगे। आज लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।